Hello everyone, I am Radha Pandey and once again we are going to understand coordination chemistry. हमने पिछले वीडियो में वर्नर्स थ्योरी खत्म किया था और उसके बाद हमने IUPAC खत्म किया। दोनों से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी लगा लिए थे। आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमरिज्म टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आइसोमर्स किसको कहते हैं। थोड़ा शॉर्ट में मैं समझाती हूँ किसको कहते हैं आइसोमर्स। देखना, मान लो मेरे पास दो कंपाउंड है C1 और C2 और C1 कंपाउंड को बनाने के लिए मेरे पास 4 एटम्स लगे हैं, मतलब 4 टाइप्स ऑफ एटम लगे हैं A B C D, जिसमें A1 है, B2 है, C3 है और D4 है। बिल्कुल उसी तरीके से इस C2 कंपाउंड को बनाने में भी A B C D 4 तरह के एटम लगे हैं और A1 है, B2 है, C3 है और D4 है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही कंपाउंड के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है और जो टाइप्स ऑफ एटम है वो दोनों ही सेम है। तो अल्टीमेटली इन दोनों ही कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। इस तरह के कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, आइदर द प्रॉपर्टीज विल बी फिजिकल और केमिकल, वो डिफरेंट हो जाती हो, तो उस तरह के दोनों कंपाउंड को एक दूसरे का आइसोमर्स कह सकते हैं। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने का मतलब है कि रिएक्शन के अंदर उनका बिहेवियर डिफरेंट हो, वो डिफरेंट डिफरेंट तरह का टेस्ट शो करें, या फिर उनके कलर अलग अलग तरह के रिलीज करें, मतलब ये अलग तरह का कॉम्प्लेक्स हो, अलग कलर का कॉम्प्लेक्स हो और ये अलग कलर का कॉम्प्लेक्स हो, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो जाए, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो गई हैं। सही बात है। अब इन सारी बातों को पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं कि आइसोमर्स कहते किसको हैं। तो मैंने आपसे कहा कि आइसोमर्स किसको कहेंगे, तो पहला पॉइंट कि भाई जिनका सेम केमिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। दूसरा, शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखानी चाहिए, ठीक है। और वो प्रॉपर्टीज कैसी हो सकती हैं, केमिकल भी हो सकती हैं और फिजिकल भी हो सकती हैं। केमिकल और फिजिकल शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, केमिकल और फिजिकल, ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर। और ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज ये क्यों शो करती हैं, इनके स्ट्रक्चर में कुछ कुछ डिफरेंसेस होती हैं जिसकी वजह से ये शो करती हैं। वो स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस क्या होती हैं वो मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगी। लेकिन कोई भी दो ऐसे कंपाउंड या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो एक दूसरे से, केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो उस केस में उन दोनों कंपाउंड को आप एक दूसरे का आइसोमर्स कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के आइसोमर है। सही है क्या। और इस पूरे फेनोमेनन को जो ये आइसोमर शो करते हैं इसको आइसोमरिज्म कहते हैं। सही बात है। अब अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो आइसोमर शो किया जाता है, जो आइसोमरिज्म शो किया जाता है, वो आइसोमरिज्म दो तरह का होता है। पहला स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। स्ट्रक्चरल समझते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का आप इसका जरा सा मीनिंग समझो। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, अब चूंकि इसमें आइसोमर वर्ड है ऑलरेडी, तो ये तो पता है कि दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, ये तो पहले से ही है। लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज के डिफरेंट होने का जो रीजन है, जो कारण है, वो कारण क्या होगा, तो उसका कारण स्ट्रक्चर होगा। अब समझो यहां पर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। यहां पे स्ट्रक्चर का मतलब होता है कनेक्टिविटी से। सही है। जैसे मैं आपको दिखाती हूं, मान लो कि ए बी से कनेक्टेड है और बी सी से कनेक्टेड है। ये कोई एक कंपाउंड है जिसमें ए 3 एटम है, ए बी से कनेक्टेड है और बी सी से कनेक्टेड है। वहीं एक और कंपाउंड है जिसमें ए सी से कनेक्टेड है और सी बी से कनेक्टेड है। अब सोचो अगर इसका मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना होगा तो ए बी सी लिखूंगी और इसका भी ए बी सी लिखूंगी। दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी और उस प्रॉपर्टीज के डिफरेंस होने का कारण क्या होगा,
उस डिफरेंस जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज ये शो करेंगे उसका रीजन क्या होगा, तो आप देख सकते हो कनेक्टिविटी का डिफरेंस है। जहां ए बी से कनेक्टेड है और बी सी से कनेक्टेड है, वहीं यहाँ ए सी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सही है क्या? और ये डिफरेंस जो है यहाँ पर कनेक्टिविटी का जो डिफरेंस है, यही इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को लाएगा। किसी भी कंपाउंड में जो उसके जो बिहेवियर चेंज होते हैं, जो उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसके पीछे वजह जो होता है वो होता है दो एटम के बीच का बॉन्ड। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो बॉन्ड है वो ए और बी के बीच में बॉन्डेड है, वहीं बी सी से बॉन्डेड है। जबकि यहाँ पर बी सी से तो बॉन्डेड है, पर ए बी से बॉन्डेड नहीं रह गया है, अब ए सी से डायरेक्टली बॉन्डेड हो चुका है। तो कहीं ना कहीं बॉन्ड जो है वो बदल चुका है, और जिसकी वजह से प्रॉपर्टी भी डिफरेंस हो जाएगी। सही है क्या? तो मैं अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर के लिए अगर यहाँ पर मैं पॉइंट्स बनाऊं तो मैं लिख सकती हूं कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंस इन कनेक्टिविटी, ड्यू टू डिफरेंस इन कनेक्टिविटी। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट शो करती हैं, उसके पीछे वजह होता है उनकी कनेक्टिविटी में डिफरेंस। सही बात है क्या? चलिए, अब स्ट्रक्चरल आइसोमर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर 4 तरह के होते हैं, इन्हीं को समझना है। ध्यान से देखना, आप क्वेश्चन इन्हीं से आएगा। सबसे पहला होता है आपका आयोनाइजेशन आइसोमर या आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। दूसरा लिंकेज आइसोमरिज्म, लिंकेज आइसोमरिज्म। तीसरा हाइड्रेट आइसोमरिज्म, हाइड्रेट आइसोमरिज्म। और चौथा होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। ठीक है, एक एक करके चारों को समझते हैं और एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस बनेगा हमसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखना, सबसे पहला आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। देखो, सबसे पहले इसमें मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, फिर उससे पॉइंट्स बनाऊंगी। देखना आप, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म का एग्जाम्पल देखो क्या हो सकता है। मेरे पास एक कंपाउंड है CO NH3 का होल 5 BrSO4, CO NH3 का होल 5 SO4 Br। ठीक है, अब समझो जरा, मेरे पास ये दो कंपाउंड है, दोनों का नाम भी आप चाहो तो लिख सकते हो। मैं एक का नाम लिख के दिखा देती हूँ आपको। क्या नाम लिख सकते हो आप, देखना जरा। इसका नाम लिख सकते हो पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन ब्रोमो कोबाल्ट। इसका चार्ज निकाल लो, X 0 -1 -2 कोबाल्ट 3 सल्फेट। वहीं इसका नाम लिखोगे तो क्या नाम हो जाएगा, पेंटा अमाइन सल्फेटो, क्योंकि अब लिगेंड है ये, तो सल्फेटो कोबाल्ट कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड। सही है, ये आपके नाम हो गए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर कोई दो डिफरेंट कंपाउंड है तो उसके IUPAC हर हाल में डिफरेंट होंगे। कभी भी कोई दो डिफरेंट कंपाउंड का सेम IUPAC नेम नहीं हो सकता है। सही है, तो आप देख सकते हैं ये दो डिफरेंट कंपाउंड है, दोनों के IUPAC नेम डिफरेंट है। अब ध्यान से देखो, क्यों कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म है, कैसे पहचाने इस बात को, तो समझना जरा। अगर यहां पर कोई एनायन आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर के बीच में इंटरचेंज हो रहा हो, तो आप उसको एक बार में देख करके बोल सकते हो कि वो आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म है। देखो, यहां पर आपका Br है जो कि एक नेगेटिव चार्ज रखने वाला लिगेंड है, और ये जो एनायन है ये इस कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट है, जबकि इस वाले के अंदर वो आयोनाइजेशन स्फीयर का पार्ट बन चुका है। वहीं SO4 यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट है और यहां पर ये आयोनाइजेशन स्फीयर का पार्ट है। तो क्या ये एनायंस इंटरचेंज कर रही है अपनी पोजीशंस को क्या?
लेकिन ओवरऑल कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर हैं। और कौन से आइसोमर है? तो आयोनाइजेशन आइसोमर है। सही है। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आइसोमर जो होते हैं वो एक दूसरे जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग शो करते हैं। तो आप देखो कैसे ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो करेंगे। इन दोनों को आप पानी में डाल दो, इन दोनों को ही आप वाटर के अंदर डाल दो। जैसे ही पानी में डालोगे देखना जरा, यहां से जो आपको पानी के अंदर आयंस मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, CO NH3 का होल 5 Br+2 SO4-2। जबकि यहां से जो आपको आयन मिलेगा वो होगा CO NH3 का होल 5 SO4 प्लस Br-। आप देख सकते हैं दोनों जगह पर मिलने वाले जो आयंस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है। और इतना ही नहीं, अगर आप इसका रिएक्शन, जैसे मान लो आप इस सोल्यूशन के अंदर दो चीजें डाल दो, मान लो आपने एक जगह पे डाल दिया AgNO3 और दूसरी जगह पे आपने डाल दिया BaCl2। फिर यहां पर भी इसके भी सैंपल में दो चीजें ऐड कर सकते हो बारी बारी से, ठीक है, मतलब दो जगह सेपरेट कर दो सैंपल को और दो चीजें ऐड करो। एक जगह पर ऐड कर दो AgNO3 और दूसरी जगह पे ऐड कर दो BaCl2। अब देखो हमने पीछे ऐसा रिएक्शन देखा था, AgNO3 में जो Ag है वो किसी हैलाइड को ढूंढ रहा है, लेकिन जो हेलोजन है वो तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट है, वो तो बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है, तो वो तो बाहर आएगा नहीं। तो अल्टीमेटली इसको हेलोजन नहीं मिलने के चलते ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। जबकि BaCl2 SO4 के साथ यहाँ पर क्या करेगा, BaCl2 Ba निकल करके SO4 के साथ जुड़ जाएगा और ये यहाँ पर फॉर्म कर लेगा BaSO4 जो कि व्हाइट PPT फॉर्म करता है। सही है। वहीं यहां पर आ जाओ फिर से, यहां पर BaCl2 SO4 को ढूंढ रहा है जो कि यहां पर नहीं मिलेगा क्योंकि वो SO4 कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट है, तो बहुत ही स्ट्रांगली इंटैक्ट है, तो वो बाहर नहीं आ सकता। जबकि जो हेलोजन है वो Ag के साथ जुड़ करके और यहाँ पे AgBr का फॉर्मेशन कर देगा और ये बना लेगा येलो PPT। येलो PPT सही है क्या? तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि दोनों का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हो रखा है। ठीक है। इतना ही नहीं, इवन ये जो आपका कंपाउंड है, ये जो आपका कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स, ये रेड कलर कॉम्प्लेक्स होता है, रेड कलर कॉम्प्लेक्स होता है। जबकि ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये आपका वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स होता है, वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स होता है। तो आप देख सकते हैं दोनों का जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं, डिफरेंट हो रही हैं। तो अपने कह सकते हैं कि ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर हैं और चूंकि इनके एनायंस अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर है ये। अब इसके कुछ पॉइंट्स बना ले हम लोग, तो आइए जरा पॉइंट्स बना लेते हैं। पहला पॉइंट क्या बोला हम लोगों ने भाई, क्या हमने देखा कि आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म के अंदर एनायंस can interchange their position between coordination sphere and ionization sphere। सही बात है क्या? एनायंस कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। एनायंस चेंज कर रहे हैं अपना पोजीशन। दूसरा, गिव्स different types of ions in solution। अगर आप आयोनाइजेशन आइसोमर को डालोगे पानी में या सोल्यूशन में तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आयंस देंगे दोनों ही आइसोमर। ठीक है। तीसरा, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात जो कि ध्यान पर रखने लायक है, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का कभी चेंज नहीं होता। तो मैं लिख देती हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर रिमेन्स सेम। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन रिमेन्स सेम। सही बात है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आइसोमर की तरफ, और नेक्स्ट आइसोमर है हमारा लिंकेज आइसोमर।
लिंकेज आइसोमरिज्म। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले इसका भी एग्जाम्पल लेंगे। मेरे पास एक कंपाउंड है CO ONO NH3 का होल 5 Cl2, और एक दूसरा है CO NO2 NH3 का होल 5 Cl2। देखना जरा आप, यहां पे ये दो मैंने कंपाउंड ले रखा है। अब समझो, लिंकेज आइसोमर का सबसे बड़ा खास बात ये होता है कि यहाँ पे आपको एम्बीडेंटेड लिगेंड दिखना चाहिए। तो आप चेक करो जरा यहाँ पे कोई एम्बीडेंटेड लिगेंड है या नहीं है मेरे पास। तो अल्टीमेटली एम्बीडेंटेड लिगेंड का अगर प्रेजेंस है तो ये लिंकेज आइसोमर है। सही है, तो मैं लिख देती हूं कि प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड इज नेसेसरी। सही है, आपको एम्बीडेंटेड लिगेंड यहां पर होना जरूरी है। इससे आप पहचान सकते हो कि वो लिंकेज आइसोमर है कि नहीं। अब ऐसा क्यों है, समझो जरा। लिंकेज आइसोमर का नाम ही है लिंक, लिंक वर्ड लगा है। यहां पर लिंक बदलना चाहिए। यहां देखो, मेटल का जो लिंक है वो ऑक्सीजन के साथ है, जबकि यहां पर जो मेटल का लिंक है वो नाइट्रोजन के साथ है। तो ये लिंकेज अगर बदल जाएगा तो इस पूरे कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं चेंज कर जाती है। तो हम यहां पर कह सकते हैं, इस पॉइंट को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अटैचमेंट ऑफ ligand and central metal ion will change। सही है क्या? जो लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन का जो अटैचमेंट है वो आपका चेंज होना चाहिए। ठीक है, ये चेंज करेगा, मोड ऑफ अटैचमेंट बदलना चाहिए, तभी आप इसको लिंकेज आइसोमर कह सकोगे। सही है। अब इसमें मैंने आपको ये तो बता दिया कि भाई कैसे पहचानोगे कि दोनों कंपाउंड लिंकेज आइसोमर शो कर रहे हैं, लिंकेज आइसोमर का एग्जांपल है। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या इनमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, ये हम जानना चाहते हैं, तो क्या हो सकता है भाई? तो देखना जरा, ये जो कंपाउंड होता है, इस कंपाउंड का अगर आप कलर पता करोगे तो ये रेड कलर कॉम्प्लेक्स है, रेड कलर कॉम्प्लेक्स है। देख सकते हो इसका कलर जो है रेड है, जबकि ये जो कंपाउंड है ये आपको येलो कलर कॉम्प्लेक्स है, येलो कलर कॉम्प्लेक्स है। तो देखा आपने किस तरीके से केवल अटैचमेंट अलग होने से आपका जो एम्बीडेंटेड लिगेंड है उसका एटम और मेटल का जो अटैचमेंट है वो अगर डिफरेंट हो जाए तो किस तरीके से कॉम्प्लेक्स का कलर चेंज हो जाता है। और हमें यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है वो यही है कि यहाँ पर आपको एम्बीडेंटेड लिगेंड दिखने चाहिए, तभी आप इसको लिंकेज आइसोमर कह सकोगे। एम्बीडेंटेड लिगेंड आपको दिखने चाहिए, तभी ये लिंकेज आइसोमर का एग्जाम्पल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। सही है क्या? तो इस तरीके से हमने इसको भी क्लियर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा जरा, नेक्स्ट आइसोमरिज्म है हमारा, नेक्स्ट आइसोमरिज्म है हमारा हाइड्रेट आइसोमरिज्म और सॉल्वेट आइसोमरिज्म। इसको सॉल्वेट आइसोमरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, इसको सॉल्वेट आइसोमरिज्म भी कहा जाता है। देखिएगा जरा, इसका पॉइंट्स जरा बनाते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल से ही समझेंगे। एग्जाम्पल देखना आप, CrH2O का होल 6, Cl3, CrH2O का होल 5, Cl, Cl2, H2O, CrH2O का होल 4, Cl2, Cl, 2H2O। देखना, क्या मैम ये तीनों कंपाउंड डिफरेंट है? बिल्कुल, ये तीनों कंपाउंड डिफरेंट है और ये तीनों एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर है। ठीक है, आपको जान के अच्छा लगेगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का कलर वॉयलेट होता है, जबकि ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसका कलर लाइट ग्रीन होता है।
और वहीं जो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स है उसका कलर डार्क ग्रीन होता है। सही है। तो आप देख सकते हैं तीनों ही जो आपके कॉम्प्लेक्स हैं तीनों के डिफरेंट डिफरेंट कलर शो हो रहे हैं, मतलब ये डेफिनेटली प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट एग्जिबिट कर रहे हैं। अब आप चेक कर लो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जितना वाटर यहां मिलेगा उतना ही यहां मिलेगा, उतना ही यहां मिलेगा। जो मेटल यहां पर है वही आपको यहां भी मिलेगा, साथ में क्लोरीन का नंबर भी देख लो, सब आपको सेम मिलेंगे। तो अल्टीमेटली ये हाइड्रेट आइसोमर तो है, मतलब आइसोमर तो है, और इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी एग्जिबिट हो रही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम भी है। अब कैसे जाने कि हाइड्रेट आइसोमर है, तो देखना जरा। हाइड्रेट आइसोमर जैसे आपके लिंकेज आइसोमर में एम्बिडेंटेड लिगेंड होना जरूरी है, बिल्कुल उसी तरीके से हाइड्रेट आइसोमर में वाटर का प्रेजेंस बहुत जरूरी है, और वो भी लिगेंड के तौर पे। तो आपके पास वाटर होना चाहिए एज अ लिगेंड, और उनके नंबर बदलने चाहिए। देखो इसमें 6 है इसका नंबर, यहाँ 5 है और यहाँ पर 4 है। सही है क्या? तो हम इस बात को अगर पॉइंट्स के फॉर्म में अरेंज करना चाहें तो लिख सकते हैं, पहला पॉइंट कंपाउंड, कंपाउंड की जगह आइसोमर लिख सकते हैं। आइसोमर, आइसोमर मस्ट कंटेन, मस्ट कंटेन वाटर एज अ लिगेंड, एज अ लिगेंड। सही है। और दूसरा नंबर ऑफ, नंबर ऑफ water molecules, water molecules must be changed in different complex, in different complex। आप देख सकते हैं ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो पानी का मॉलिक्यूल का जो संख्या है वो आप कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि यह हाइड्रेट आइसोमर है। सही बात है क्या? वहीं अगर हम चौथे आइसोमर की तरफ अगर बढ़ें तो हमारा चौथा आइसोमर होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। देखना आप कोऑर्डिनेशन आइसोमर की क्या स्टोरी है। सबसे पहले एग्जांपल से देखते हैं इसको। इसमें मेरे पास कुछ कंपाउंड है, सीओ, सीएन का होल 6, सीआर, NH3 का होल 6, और वहीं एक दूसरा भी कंपाउंड है सीओ, NH3 का होल 6, सीआर, सीएन का होल 6। अब देखना जरा, सबसे पहले तो कैसे पहचानोगे कि ये, पहले तो आप देख लो ये दोनों ही, जितने दोनों कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है पूरा, ये पूरा एक कंपाउंड है, और एक दूसरा कंपाउंड है, और ये दोनों दूसरे के आइसोमर है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अब समझना जरा, अगर ये दोनों दूसरे के आइसोमर्स हैं तो मतलब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपस में मैच करता होगा। सही है। और डिफरेंट प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते होंगे। अब कैसे पहचानोगे कि ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर है? तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर में आपको सबसे पहले तो जो केटाइनिक पार्ट है और जो एनायनिक पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दिखना चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपके लिगेंड्स हैं वो इंटरचेंज होने चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे जो कोबाल्ट सीएन के साथ लगा है वही कोबाल्ट आगे चल करके इस अमोनिया के साथ लग गया है, मतलब इस क्रोमियम वाला जो लिगेंड था उसके साथ लग गया है। मतलब केटाइनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट अपने लिगेंड्स को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं आपस में। और अगर ऐसा होता हुआ आपको नजर आ जाए तो आप समझ जाना कि ये कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म है। सही है क्या? तो मैं इस बात को अगर पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकती हूँ कि दिस आइसोमरिज्म, या दिस इज अराइजेस ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ ligands, ligands between anionic and cationic complex। सही है क्या?
ये आइसोमरिज्म तब अराइज होता है जब आपके लिगेंड्स जो हैं वो एनायनिक और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के बीच में क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। सही बात है। तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म भी खत्म कर लिया। अब मैं सारी बात को एक बार समराइज करती हूँ और आपको एक बार इसका क्वेश्चन दिखा देती हूँ। सुनना जरा। आयोनाइजेशन आइसोमर में आपको क्या दिखना चाहिए कि कोई एनायन कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर में इंटरचेंज हो रहा हो। अभी मैं क्वेश्चन के फॉर्म में दिखाऊंगी। लिंकेज आइसोमर में आपको क्या दिखना चाहिए कि कोई एम्बीडेंडेंट लिगेंड वहां पर जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। हाइड्रेट आइसोमर में क्या दिखना चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड वहां पर आपको नजर आना चाहिए और पानी के मॉलिक्यूल्स के जो नंबर हैं वो घटते बढ़ते रहने चाहिए, मतलब चेंज होते रहने चाहिए। और कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में आपको क्या देखना होगा कि वहां पर एनायनिक और केटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में हो और वो अपने लिगेंड्स को इंटरचेंज कर रहे हो। अगर ये चीजें दिख रही हैं तो मतलब आप उसको इजीली पहचान सकते हो कि वो कुछ इस तरह का आइसोमरिज्म है। सही है।